इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक वीडियो हमने इसके पहले प्रिजनर्स डिलेमा, कैदियों की दुविधा पर बनाया था और वहाँ हमने आपको बताया था कि इस जो कैदियों की दुविधा पर आधारित एक जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, उसके आधार पर अल्पाधिकार में भी अल्पाधिकारियों के समक्ष जो दुविधाएं होती हैं कि दूसरा जो उनका प्रतिद्वंदी है, उत्पादक या विक्रेता, वो क्या निर्णय लेगा, किस तरह का निर्णय हमें लेना चाहिए और जिससे हम अपने लाभ को अधिकतम कर सकें। तो इस तरह की तमाम तरह की दुविधाएं और विकल्प उसके समक्ष होते हैं, जिसमें उसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि क्या हम जो हमारी प्रतिस्पर्धी फर्में हैं उनके साथ compete करें, प्रतियोगिता करें, या फिर किसी तरह से कोई समझौता, कोई साठगांठ, कोई संधि करें और इस तरह से लाभ को अधिकतम किया जाए। तो उसी समस्या को हम अल्पाधिकार में देखने का प्रयास करेंगे, उसी दुविधा को जैसा कैदियों के समक्ष थी, और इसको हम ओलिगोपोलिस्ट डिलेमा के नाम से जानते हैं। और यहाँ भी जो उसके सामने दुविधा है वो यही कि वो compete करे या कोऑपरेट करे। इस अल्पाधिकार की स्थिति को हम एक उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे और हम अल्पाधिकार का जो सरलतम रूप है, कूर्नो मॉडल, उसका उपयोग करेंगे। एक हम स्थिति लेते हैं जिसमें बाजार का मांग फलन हमें पता है और जिसके आधार पर हम बाजार की कुल आय ज्ञात कर पाएंगे, कुल उत्पादन और कीमत का गुणा करके। और क्योंकि कूर्नो मॉडल में लागत को शून्य माना गया है, सीमांत लागत शून्य है, और ऐसा करने से थोड़ा विश्लेषण आसान हो जाता है। निष्कर्ष सही हैं, वो रहते हैं, केवल विश्लेषण को आसान करने के लिए ऐसा माना गया है। हम उसका उपयोग करेंगे और जो अल्पाधिकारी के समक्ष विभिन्न विकल्प हैं कि कितना उत्पादन करें, उसकी दो स्थितियां हम लेंगे और उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और फिर देखने का प्रयास करेंगे कि जब वो आपस में compete करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, वैसी स्थिति में क्या होगा, और जब वो कोऑपरेट करते हैं वैसी स्थिति में क्या होगा। तो पहले हम आपको एक उदाहरण लेके कूर्नो मॉडल के अनुरूप हम उसमें इक्विलिब्रियम प्राप्त करके दोनों फर्मों के उत्पादन ज्ञात करेंगे, बाजार का मूल्य देखेंगे, दोनों के लाभ ज्ञात करेंगे और जो विभिन्न विकल्प हैं उनमें हम लाभों का अनुगणन करेंगे और फिर उन लाभों को हम मैट्रिक्स में रख करके रिजल्ट देखने का प्रयास करेंगे। तो सुविधा के लिए मैंने सारी स्थितियों को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, वहाँ से हम उसको मैट्रिक्स में भरेंगे, लेकिन आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो इसलिए उसको विधिवत अनुगणित करके आपके समक्ष रखा हुआ है। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें
कि कूर्नो मॉडल पर मेरे इसी चैनल पर 4 वीडियो हैं, 4 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 3 वाले में हमने न्यूमेरिकल सवाल हल किए हैं। उसमें सीमांत लागत को शून्य करके भी देखा है, सीमांत लागत को धनात्मक करके भी देखा है, सीमांत लागत को दोनों विक्रेताओं के संदर्भ में अलग अलग करके, समान करके, जीरो करके, धनात्मक करके, सब स्थितियों को वहाँ दिया है। तो पार्ट 3 का एक उदाहरण हम ले रहे हैं। अगर आपको डिटेल्ड में जाना है तो वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। हम उनके रिजल्ट को यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ फिर से उतना समय अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास इसे समझने का इस वीडियो में समय नहीं मिलेगा। तो हम उसके परिणाम लिखेंगे, और अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कूर्नो मॉडल का पार्ट 3 देखकर उस सवाल को पूरा अच्छी तरह से आप समझ लें। तो हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। ये रेफरेंस हमने दे दिया है, कूर्नो मॉडल पार्ट 3। ये जो मांग फलन है ये है P = 120 माइनस 0.5 Q। Q जो है ये उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी है, P जो है वो प्राइस है, और ये एक रेखीय मांग फलन है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ। इस मांग फलन में हम लोग जानते हैं कि ये मांग का वक्र जो है एक बार y अक्ष को छूता है, एक बार x अक्ष को काटता है। y अक्ष को तब काटता है जब उत्पादन शून्य होता है, अर्थात इतने मूल्य पर कोई उत्पादन न किया जाए, मूल्य अधिक है तो मांग नहीं होगी। और एक ऐसी स्थिति है कि अगर मूल्य शून्य हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मांग होगी। तो एक तरह से जब हम प्राइस को जीरो करके मांग देखने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में ये कुल मांग को प्रदर्शित करती है। और ऐसी स्थिति में अगर हम इस फलन से Q का मान निकालेंगे, जब P का मान जीरो करेंगे तो कुल स्थिति जो है 240 आएगी। इस नाते हम मांग यहाँ बता रहे हैं आपको कि बाजार की जो कुल मांग इस फलन के अनुरूप है वो 240 है। उसकी यूनिट क्या है वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने लिखा कि ये मान लीजिए 240 है मांग, उस वस्तु के 240 इकाइयों की मांग है। 1000, 500, मिलियन, ट्रिलियन सब हो सकती है। तो हम इसको 240 केवल लिख रहे हैं, 240 इकाई की मांग है। और ऐसी स्थिति में जो हमारे सामने विकल्प हैं, पहले हम बता रहे हैं आपको कि जब हम इस सवाल को हल करेंगे, इस समीकरण को मतलब कुल लाभ को निकालने के लिए कुल उत्पादन की मात्रा और कुल कीमत, तो जाहिर है कि कुल कीमत जो निर्धारित होगी वो उन मात्राओं के आधार पर निर्धारित होगी जितनी मात्रा हम बाजार में बेचने जाएंगे, और मांग वक्र से उसका मूल्य निकलेगा। तो अगर ध्यान दिला रहे हैं हम आपको कि 240 कुल मांग है, इस मांग का कितना हिस्सा उत्पादक पूरा करेंगे, और यहाँ माना गया कि 2 उत्पादक हैं, हमने सरलता के एक उत्पादक को A, दूसरे उत्पादक को B कह दिया है, मान लिया है। तो A और B दोनों कितना कितना उत्पादन करेंगे, जब ये निर्धारित हो जाएगा कितना उत्पादन करेंगे तो उतने उत्पादन पर या उतनी बिक्री पर बाजार की मांग के वक्र के आधार पर उनका जो मूल्य होगा वो ज्ञात हो जाएगा। और जब मूल्य ज्ञात हो जाएगा, दोनों वस्तुओं की मात्रा ज्ञात हो जाएगी, तो फिर मूल्य से गुणा करके हम कुल आय ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि लागत शून्य है, इस नाते जो कुल आय होगी वही उनका कुल लाभ होगा। तो जो विकल्प है वो 2 विकल्प हमारे समक्ष हैं कि यहाँ अगर हम मैट्रिक्स में आपको ले आए तो एक विकल्प ये है, देखिए एज आउटपुट इधर दिया है, बीज आउटपुट इधर लिखा हुआ है, और यहाँ हम आपको दिखा दें थोड़ा स्पष्ट। एज आउटपुट ऊपर है और इधर बीज आउटपुट इधर है, और जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसमें इस तरह के 4 बॉक्स बनते हैं मैट्रिक्स के। अगर ऊपर से हम देखेंगे तो इसका मतलब हुआ इस बॉक्स में ए का उत्पादन लिखा है 1/4 ऑफ टोटल डिमांड, कुल मांग का 1/4 ए बेचेगा या उत्पादित करेगा। इधर से जब देखेंगे बी की मैट्रिक्स को तो लिखा है 1/4 ऑफ टोटल डिमांड, कुल मांग का 1/4 बी भी करेगा। तो 1/4 ए उत्पादन करेगा, 1/4 बी हम इस बॉक्स में होंगे।
अगर इस बॉक्स में जाएंगे तो लिखा हुआ है 1/3 ऑफ टोटल डिमांड, ये पूरा करेंगे ए, लेकिन बी 1/4 करेगा, तो बी उत्पादन करेगा कुल मांग का 1/4 और ए उत्पादन करेगा 1/3। इस बॉक्स में आएंगे तो ए उत्पादन करेगा 1/4 और बी उत्पादन करेगा 1/3, और इसमें 1/3 ये भी करेगा, 1/3 ये भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो विकल्प हैं वो ये हैं कि 1/4 उत्पादन कितना होगा, 1/3 उत्पादन कितना होगा, दोनों उत्पादन कितना होगा। तो दोनों जैसे जैसे उत्पादन करेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है, और फिर इस रिजल्ट को हम इसमें लिख देंगे। जरा देखिए क्या है, when QA is equal to 1/4 and QB is equal to 1/4, जब दोनों 1/4 उत्पादन करेंगे, क्योंकि कुल उत्पादन है 240, 1/4 उत्पादन होगा 60, इसका मतलब 60 ए उत्पादित करेगा, 60 बी उत्पादित करेगा, दोनों मिलकर 120 उत्पादन करेंगे। और जब 120 उत्पादन करेंगे तो मांग वक्र जो है वो दिखाएगा कि 120 उत्पादन पर प्राइस कितनी होगी। तो अगर हम यहाँ 120 भर देंगे तो 120.5 क्यू है, 120 बराबर उसका आधा करेंगे तो 60 आएगा, और 120 में से 60 घटा देंगे तो P बराबर 60 आएगा। इसका मतलब है कि इस स्थिति में जब दोनों 1/4 उत्पादन करेंगे तो दोनों 60 इकाइयों का उत्पादन करेंगे, और जब 120 इकाइयों का उत्पादन होगा तो बाजार का जो मूल्य होगा वो प्रति इकाई 60 होगा, और जब प्रति इकाई 60 होगा तो 60 इकाई दोनों उत्पादित करेंगे, तो ए को भी 60 गुणे 60, इस प्रकार से ये जो है और प्राइस भी 60 होगा, तो 60 गुणे 60, तो ये करीब ये 3600 हो जाएगा। ये और ये 7200, तो ये दोनों के 3600 और 3600 7200 हो जाएंगे। 60 गुणे 60 बराबर होगा 3600, 60 गुणे 60 बराबर होगा 3600, ये लाभ होगा। तो दोनों के लाभ ऐसे होंगे। अब दूसरी मैट्रिक्स में आइए, व्हेन ए का उत्पादन है 1/3 और बी का उत्पादन है 1/4। यहाँ पर ए का उत्पादन है 1/3 और बी का उत्पादन है 1/4, तो 1/3 उत्पादन होगा 80, 1/4 उत्पादन होगा 60, और जब दोनों का उत्पादन 140 होगा तो इसमें से 140 का आधा करके 120 70, 140 का आधा जो होगा 70 होगा, 70 घटाएंगे तो 120 में से 70 गए 50 आएगा, तो प्राइस हो जाएगी 50। और जब प्राइस 50 होगी और उत्पादन करेगा ये 80, तो 8×5 = 40, ये 4000 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा। तो दोनों का ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब एक तीसरी स्थिति है जिसमें ए उत्पादन करता है 1/4 और बी उत्पादन करता है 1/3। ए उत्पादन करेगा 1/4, तो जब 1/4 उत्पादन करेगा ए तीसरी स्थिति में, तो उसका जो लाभ होगा वो यहीं से उल्टा हो जाएगा, इसका 3000 हो जाएगा, इसका 4000 हो जाएगा, दोनों को मिला के 7000 हो जाएगा। दोनों स्थितियाँ ये और ये एक है, केवल उनका उलट जाता है। इसमें ए का लाभ 4000 होगा, इसमें बी का लाभ 4000 होगा, इसमें ए का लाभ 3000 होगा, इसमें बी का लाभ 3000 होगा, और इस प्रकार से दोनों में 7,000 रुपये के लाभ होंगे दोनों को मिला के। अब एक तीसरी स्थिति जो आई है चौथी, वो ये है 1/3 ए भी उत्पादित करेगा, 1/3 बी भी उत्पादित करेगा। तो 1/3 का मतलब 2400, 240 का 1/3, तो 880 आएगा। तो दोनों 80 उत्पादन करेंगे, और जब दोनों 80 उत्पादन करेंगे तो 160 उत्पादन होगा, और जब 160 उत्पादन होगा तो 160 का आधा यहाँ पर 80 हो जाएगा,
और 120 में से 80 घटेगा तो 40 आएगा, तो अब की बार प्राइस 40 हो जाएगी। और जब प्राइस 40 होगी और 80 इकाइयाँ बेचेंगे तो 8 जोग 32, तो ये 3200 दोनों को लाभ होंगे, आय मिलेगी, और दोनों का लाभ ये 6400 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये मूल्य जो है ये 6400 होगा, ये 3200 होगा, ये 3200 होगा। तो अब ये जो निष्कर्ष निकले हैं जिसमें हम मूल्य कुल उत्पादन की मात्रा के आधार पर, कुल मांग फलन जो मांग का वक्र उसके आधार पर मूल्य निकाल लेंगे, और जितनी जितनी वो उत्पादन की मात्राएं उत्पादित करते हैं मूल्य से उससे गुणा करके कुल आय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि कुल लागत शून्य है, इसलिए जो कुल आय होगी पूरा का पूरा लाभ होगा, और उन लाभों की स्थितियों को हमने इस मैट्रिक्स में आपके समक्ष रख दिया। और इस रूप में हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में हम थोड़ा सा इसको सही कर दें। ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम देख रहे हैं कि जो दो हमारे उत्पादक हैं, एक ए है एक बी है, और दोनों जो रणनीति अपनाते हैं उसमें एक स्थिति जो है वो अपनी अपनी अलग अलग स्थितियां हैं कि ए क्या करता है बी को नहीं पता, बी क्या करता है ए को नहीं पता, और अपने आधार पर वो निर्णय लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि उनके मॉडल में जो कुर्नो का था उसमें हमने ये माना था, या कुर्नो ने ये माना था कि कोई भी अल्पाधिकारी जो उत्पादन संबंधी अपने निर्णय लेता है कि कितना बेचेगा बाजार में, वो ये नहीं देखता कि दूसरा क्या कर रहा है, या ये मान के चलता है कि दूसरा जैसा करता है वैसा ही करता रहेगा, और उसके इंटरेक्शन में जो इसने कदम उठाया है उससे उसके निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये उनके नाइव जो एजम्पशंस था, जहाँ वो मान के चल रहे थे कि जो विक्रेता है थोड़ा पिछले अनुभवों से कुछ सीखता नहीं है, थोड़ा कम समझदार है, ये इस आधार पर उन्होंने मान लिया था कि ऐसा वो करेगा। तो उस आधार पर निर्णय ले रहे हैं दोनों। और जब हमने देखा है कि जब ये 1/3 उत्पादन करता है और ये 1/4 उत्पादन करता है, यही दो विकल्प उनके सामने हैं, या तो 1/3 उत्पादित करो या तो 1/4 उत्पादित करो। इन्हीं दो विकल्पों की मैट्रिक्स हमने बनाई है, और उन दोनों के आधार पर 3 तरह के वो निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कुर्नो का मॉडल है उसमें जो इक्विलिब्रियम है, जिसको हम लोग कुर्नो-नैश इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, और जहां मानते हैं कि वहां पहुंचने के बाद जो निर्णय लेता है वो निर्णय पर दोनों अडिग होते हैं, और वो दो निर्णय उनके लिए अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने वाले होते हैं, और उस निर्णय से या उस स्थिति से वो अपने को डेविएट हटाते नहीं हैं, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थितियां होती हैं। और वो स्थितियां जब हमने कुर्नो मॉडल में देखी थी तो हमने देखा था कि कुल उत्पादन का, अगर दो ही उत्पादक हैं तो कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा दोनों उत्पादित करेंगे, और उन दोनों के उत्पादनों का जो योग होगा वो कुल उत्पादन का 2/3 होगा, और उसके आधार पर जो मूल्य निर्धारित होगा वही मूल्य बाजार में होगा, और उसके आधार पर उनके लाभ अधिकतम होंगे। तो वैसी स्थिति में 1/3 वाला जो निर्णय है ये कुर्नो के मॉडल के अनुसार कुर्नो-नैश इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी, और सबसे बेहतर स्थिति यही होगी। और ये स्थिति तब होगी जब दोनों एक के देख रहा है कि एक कितना उत्पादन कर रहा है, उसके आधार पर वो अपना निर्णय ले रहा है, और ये मानते हुए कि इसके निर्णय से उसके निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से सब इंडिपेंडेंटली अलग अलग व्यवहार करते हैं, और एक की प्रतिद्वंदिता में कोई निर्णय कोई नहीं कर रहा है, सब अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं अपने अपने लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से। और उस स्थिति में ये जो हमारा चौथा विकल्प है जिसमें दोनों 1/3 उत्पादन करेंगे,
ये कूर्णों के हिसाब से सबसे बेहतर विकल्प है। और जब दोनों compete कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं, और उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो मूल्य है वो 40 निर्धारित होगा, और जो कुल उत्पादन वो करेंगे वो 80 इकाइयों का करेंगे, और इस प्रकार से दोनों को 3232 रुपये 32 के लाभ मिलेंगे, और दोनों मिला के 6400 उनको लाभ मिलेंगे, 6400। तो यहाँ पर हमने एक यहाँ चित्र भी बना के दिखाने का आपको प्रयास किया है कि कूर्णो मॉडल का ये समग्र मांग का वक्र होगा, ऊपर वाला जो वक्र है, और इस वक्र में हमने दो स्थितियां आपको बताई हैं। एक 1/4 उत्पादन करेंगे, तो देखो 1/4 उत्पादन करेंगे तो हमने इस पूरे भाग को 4 हिस्सों में बांटा। तो 1/4 हिस्सा है यहाँ से O से लेके Q1 तक, दूसरा हिस्सा Q1 से लेके Q2 तक, और आगे जो बचता है वो आधा हिस्सा है। और एक हिस्सा हमने किया है 1/3 का, वो हिस्सा है O से लेकर Q3 तक, और Q3 से लेकर Q4 तक, और Q4 के आगे 1/3 और बन जाता है। तो जो कूर्णो मॉडल में संतुलन है वो यहाँ E2 बिंदु पर होगा, जहाँ पर दोनों 1/3 उत्पादन करेंगे कुल मांग का। और एक दूसरी स्थिति है जिसमें दोनों 1/4 करेंगे, तो 1/4 पहला करेगा O से लेके Q1 तक, दूसरा करेगा O से लेके Q2 तक, और जब दोनों को उत्पादन होगा OQ2 तो मूल्य होगा Q2E1, और जब दोनों का उत्पादन 1/3 कुल मिला के 2/3 होगा तो मूल्य होगा Q4E2। तो जब 1/3 उत्पादन करेंगे तो मूल्य होगा कम E2, और जब 1/4 करेंगे तो मूल्य होगा OP1 जो है ज़्यादा। और हमारे इस उदाहरण में 1/3 वाले पर कीमत है 40, और 1/4 वाले पर कीमत है 60। तो जाहिर है कि मूल्य जो है उस स्थिति में ज़्यादा है जब दोनों 1/4 उत्पादन कर रहे हैं, और ये अधिकतम मूल्य है जो एकाधिकारी प्राप्त करेगा। ये एक तरह से मोनोपोली प्राइस होगी। तो वैसे स्थिति में ये दिखाया जा सकता है या इस मैट्रिक्स के माध्यम से कि जब दोनों compete कर रहे हैं, वैसी स्थिति में कूर्णो मॉडल के इस उदाहरण के अनुरूप उनका लाभ जो है संयुक्त लाभ मिला के कुल लाभ 6400 होंगे, और अलग अलग लाभ उनके 3200 होंगे। लेकिन अगर दोनों कोऑपरेट करें और ये निर्णय लें कि दोनों 1/4 उत्पादन करेंगे, वैसी स्थिति में मूल्य अधिक हो जाएगा। और आपने देखा कि जब 1/3 करेंगे, जो कूर्णो मॉडल की इक्विलिब्रियम की स्थिति है, तो मूल्य होगा 40, और जब 1/4 करेंगे जिसमें समझौता या आम सहमत से ऐसा डिसीजन लेंगे तो मूल्य हो जाएगा 60। और लाभों को अगर हम देखें तो यहाँ पर लाभ होगा 6400, और यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ हैं ये 3600 मिलकर 7200, अर्थात ये लाभ 6400 की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और दोनों के जो इंडिविजुअल लाभ हैं वो भी 3200 की तुलना में 3600 हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये है कि कोऑपरेशन की स्थिति में, अब वो कोऑपरेशन संधि करके भी हो सकता है, कोल्यूजन से भी हो सकता है। और अगर हम चैम्बरलिन को यहाँ ले आएं तो उन्होंने कहा था कि एक विक्रेता अगर थोड़ा इंटेलिजेंटली बुद्धिपूर्वक वहाँ निर्णय ले, क्योंकि कूर्णो में उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा सा कम बुद्धिमान है, नाइव है, और पिछले अनुभव से कुछ सीखता नहीं है। लेकिन चैम्बरलिन ये बताते हैं कि अगर वो अपने पिछले अनुभवों को देखे, जिसमें वो देखता है कि जब वो मूल्य गिराता है तो बाद में दूसरा भी विक्रेता मूल्य को गिरा देता है, या मांग को अपने घटा देता है, और
इस प्रकार से क्वांटिटी को घटा बढ़ा करके आपस में प्रतियोगिता करते हैं। अगर वो इस प्रतियोगिता से कुछ सीख जाए और थोड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण सोच विचार करे तो वो ये पाता है कि प्रतियोगिता करने से बेहतर ये है, तो वो समझौते की बात या संधि की बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि थोड़ा सा अगर वो बुद्धि का प्रयोग करे तो देख सकता है जो पहला उत्पादक है जिसका शेयर ज़्यादा है कुल मांग में, कि वो अपने उत्पादन को उस स्तर तक घटा दे और 1/4 तक ले जाए और दोनों 1/4 उत्पादन करें। क्योंकि पूर्ण मॉडल में आपने देखा है कि प्रारंभ में जो पहला उत्पादक आता है वो आधा उत्पादन करता है, उसी पर उसका लाभ अधिकतम होता है, और जब दूसरा आ जाता है तो वो 1/4 करता है और फिर आपस में कंपीट होता है। और फिर उसी स्थिति में अगर हम पूर्ण मॉडल के अनुरूप संस्थिति पर जाते हैं तो 1/3 दोनों उत्पादन करते हैं। तो वहाँ पर चैम्बरलेन भी स्वीकार करते हैं और उसी पूर्ण मॉडल की सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप कि अगर थोड़ा सा वो इंटेलिजेंटली सोचे और इस तरह का कोऑपरेट करे दूसरे को और अपने उत्पादन को घटा के 1/4 तक ले आए, तो वैसी स्थिति में दोनों की स्थितियाँ अच्छी होंगी और दोनों के जो ज्वाइंट प्रॉफिट है वो अधिकतम हो जाएंगे। तो इस में भी हम देख रहे हैं वही स्थिति है कि जब दोनों कोऑपरेट करेंगे और 1/4 उत्पादन करने का निर्णय लेंगे, चाहे कोल्यूजन के माध्यम से करें, चाहे आपका बुद्धिमत्ता के कारण इस प्रकार के डिसीजन वो ले लें जैसा चैम्बरलेन कहते हैं। तो दोनों स्थितियों में पहली स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी जिसमें दोनों 1/4 उत्पादन करेंगे। और इस रूप में जो प्रिजनर्स डिलेमा का जो कंक्लूजन था कि कंपीट करते हैं अगर और अलग अलग निर्णय लेते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, वैसी स्थितियों में जो रिजल्ट आएगा वो अपेक्षाकृत उतना बेहतर नहीं होगा जितना बेहतर जब वो दोनों आपसी सहमत से मिलजुल कर कोई निर्णय लेते हैं। तो इस प्रिजनर्स डिलेमा का जो गेम्स थियरी में उपयोग हुआ है उसको अल्पाधिकार में उपयोग करते हुए भी हम ये पाते हैं कि कोऑपरेशन की स्थिति में स्थितियां जो हैं ज़्यादा बेहतर होंगी और अगर वो आपस में compete करते हैं तो स्थितियां उससे खराब होंगी, भले ही वो इक्विलिब्रियम की स्थितियां हों। यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पर हम इसकी वांछनीयता या अवांछनीयता की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम विक्रेता और क्रेता दोनों की पक्षों की बात करेंगे तो जाहिर है कि जब वो कोल्यूजन करेंगे वैसी स्थिति में मूल्य जो बाज़ार में ज़्यादा होंगे और एक तरह से जो प्रतियोगिता का लाभ क्रेताओं को मिलता है वो नहीं मिलेगा। और इस तरह से बाज़ार में क्रेताओं को कई बार जो उनके कंज्यूमर सरप्लस मिलते हैं, जितना मूल्य वो दे सकते हैं या देना चाहते हैं उससे कम पर वस्तुएं मिलती हैं, वो समाप्त हो जाएगा और बाज़ार में एक आधिकारिक मूल्य निर्धारित होगा इस कोल्यूजन के माध्यम से, और इस रूप में उनका एक तरह से नुकसान होगा। और बेहतर स्थितियां तो प्रतियोगिता की होती हैं जिसमें दोनों पक्षों को लाभ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोल्यूजन हुआ और अगर हम 1/4 वाले फार्मूले पर सहमति के आधार पर वो पहुँचे तो जाहिर है कि क्रेताओं का एक तरह से अनावश्यक शोषण होगा और इस रूप में तो अवांछनीय ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो मंतव्य था वो यही था कि हम इस प्रिजनर्स डिलेमा को अल्पाधिकार में कैसे हम प्रयोग करेंगे और कैसे हम उसको परिणामों को यहाँ देख सकते हैं, उसको हमने देखने का प्रयास किया है। और जहाँ कहीं भी हमें उम्मीद है कि इस तरह की समस्याएं आएंगी जहाँ पर हम इस तरह से पे ऑफ मैट्रिक्स के उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर हमें इस उदाहरण से समझने में सुविधा मिलेगी। तो इन्हीं के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।